को कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल, दो वर्ड है मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक तो कंट्रोल समझना है, दूसरा कोऑर्डिनेशन समझना है। चलो आप लोग क्या समझते हो कंट्रोल से, पहले ये बताओ, फिर उसके बाद अपनी बात करते हैं। सबसे अच्छा खाना रखा हुआ है तो आपका पहले तो आपका साइकी पता का होगा कि हाँ वो मुझे खाना है कि नहीं खाना। खाना है अगर तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे कि नहीं अभी नहीं, या कुछ टाइम के बाद, या फिर हम कहीं और, जैसे भी उसके तक ना पहुंचाने के लिए आपके हाथ पैर, बहुत सारी बॉडी की फिजियोलॉजी, इवन मसल्स, इवन बहुत पार्ट्स बॉडी के कंट्रोल करने पड़ते हैं। और वो कंट्रोल करता कौन है वो हमें समझना है। वो कंट्रोल आता कैसे है, करता कौन है वो हमें समझना है। दूसरा वर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल है डांस। जितने लोगों को आता है या नहीं आता है तो देखना सबको आता है, सबने देखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन वहां उससे बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं है। एक सेकंड पे या एक मूवमेंट पे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को एक से ज्यादा एक वेल कोऑर्डिनेट या कहें कि वेल मैनर्ड तरीके से मूव कराना होता है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं कि डांस में कोई भी स्टेप कैसे भी कर दो, एक ही मूवमेंट पे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग शेप्स देने होते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस देने होते हैं। दैट इज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। को थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दिलाऊं, आपका सेल याद होना चाहिए। आपने कभी सेल पढ़ा होगा। सेल का न्यूक्लियस है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये राइबोसोम है, ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियस को हमने क्या बोला होता है कि कंट्रोलर ऑफ द सेल है। सारे सेल ऑर्गेनेल्स की फिजियोलॉजी या सारे सेल ऑर्गेनेल्स में कैसे चेंजेस चलने होते हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है कि भाई इस सेल ऑर्गेनेल में ये बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है। दैट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करता है वो अपन सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इनका भी आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत हायर आपको लेवल पर देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत हायर ऑर्गेनाइजेशन पर लेवल आपको ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। या हम कहें कि जो बेसिस ऑफ द लाइफ है, जिसे हम सेल कहते हैं, इसमें भी आपको सेम वही पैटर्न देखने को मिलेगा। देयर इज ऑल्सो अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हमारा सेल भी काम नहीं कर सकता। यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाए, एक आपने नाम सुना होगा कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर हो गया। जो कैंसर क्या होता है, यही लॉस होता है कंट्रोल। सेल का कंट्रोल लॉस हो जाता है तो वो सेल कैंसर, या उस टिश्यू में या उस सेल में वो सेल कैंसरस हो जाती है। सेल का डिवीजन होता है, एक सेल दो में डिवाइड होती है, एक फिक्स पैटर्न ऑफ सेल साइकिल चलता है, एक फिक्स रूटीन है कि ये चेंजेस के बाद ये होंगे, ये बाद इसके बाद ये होंगे। यही जो सेल साइकिल है, जिसे हम उस रूटीन को सेल साइकिल बोला जाता है, यही सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड हो जाए, क्या हो जाए? अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ये सेल कैंसरस हो जाएगी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया दिमाग में लग रहा होगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आपके लिए भी आपकी बॉडी के बेसिस पर है, सेल के बेसिस पर अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत आगे की बात है। लेकिन आपको अपनी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझना है कि हमारा बॉडी में कैसा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है। देखो, एक पहला स्टेटमेंट है टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। ये आपके ये वर्ड पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है? बोलो। मेंटेन स्टडी स्टेट। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में एक वर्ड था होम्योस्टैसिस, वहां पे क्या मतलब था इसका? स्टडी, टू मेंटेन स्टडी स्टेट। यहां पे अब क्या कह रहा है? टू मेंटेन होम्योस्टैसिस ऑफ द बॉडी फंक्शंस, ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी में मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। हमारी आपकी बॉडी में कोई भी आपको जो स्टडी स्टेट में अपने आप का ऑर्गन हो, कोई ऑर्गन सिस्टम हो, इवन टिश्यू हो, सबको अगर बना के रखना है, वो स्टडी एक जैसा स्टेट बना के रखना है तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो अभी के लिए। आप नॉर्मल सी जगह पे रहो जहां आपको मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे रह रहे हो तो आपकी बॉडी में स्वेटिंग नहीं होगा।
जैसे ही वो 25 से ज़्यादा आता है, लगभग 27-28 डिग्री सेल्सियस पे जाते हो, मीन्स थोड़ा हायर टेम्परेचर पे जाते हो, जैसे यहाँ बैठे हो, तो आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है। एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा तो बॉडी की फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के जो कंट्रोलर पॉइंट्स हैं, जो कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट, सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अब इसको कम करने के लिए कुछ चेंजेस करने होंगे, वो चेंजेस स्वेटिंग के फॉर्म में आता है, एंड देन आपका टेम्परेचर फिर से इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करें एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे का फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट समझते होगे क्या करना? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, सहायता करना। ऐसा नहीं कॉम्प्लीमेंट जैसे आपके इधर के प्रैक्टिकल लाइफ में कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना। लेकिन यहाँ जो हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं वो एक दूसरे ऑर्गन या जितने भी एक से ज्यादा ऑर्गन है, वो जो भी कॉम्प्लीमेंट करेगा वो उसकी हेल्प के लिए करेगा कि भाई उस ऑर्गन के फेवर में हो, उस ऑर्गन के फेवर में हो। जैसे आपका एडवर्स कंडीशन आ गया, आंख आपकी जो विजिबिलिटी जो हम देखते हैं एडवर्स कंडीशन को, मान लो कि वो आपका सीन कोई ऐसा बन रहा है, तो आपकी आंख उस सीन को डिटेक्ट करेगी, ब्रेन डिसाइड करेगा, ब्रेन उसके बाद जो भी कंट्रोल बॉडी में कराएगा, जो भी चेंजेस लाएगा, जैसे हार्ट रेट बढ़ा देगा। हार्ट रेट बढ़ाने का मतलब है कि हार्ट बीट बढ़ा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के से सिर्फ हम उस इमरजेंसी कंडीशन से निकल नहीं सकते, ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारा वो उसका इंटरेक्शन ये होता है कि हार्ट रेट जैसे ही बढ़ता है तो आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ने लगता है, तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे फिजियोलॉजी पर या इवन कहें ऑर्गन पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ये आपके ऐसे एग्जाम्पल है जो आप डेली बेसिस पर आप फील कर सकते हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। मेंटेनिंग एंड इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, क्योंकि हम एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, हमें ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है, और इस ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ने की वजह से इसको ये हमारी जरूरत है, इसके लिए हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ये ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स के थ्रू ये सारा कुछ बढ़ जाता है। तो कितने ऑर्गन्स हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करोगे तो अकेले ही बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। इधर आपका ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें भी इतने ऑर्गन्स हैं, आपने सारा पढ़ रखा है। तो सब में चेंजेस आएगा, सभी इंटरेक्ट करेगा। जैसे आपका ब्लड का पंपिंग एक्शन, हार्ट का पंपिंग एक्शन बढ़ा तो सिर्फ पंपिंग एक्शन बढ़ता है, सिर्फ अगर पंपिंग एक्शन बढ़ा तो ब्लड वेसल्स फट भी सकती हैं, उनका डायलेशन भी जरूरी है। अगर डायलेशन नहीं हुआ तो कैपिलरीज बर्स्ट कर सकती हैं। तो ऐसा बहुत कुछ चेंज होता है। और वही सेम रिवर्स कर दो, जब आप एक्सरसाइज बंद करते हो तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड कम, ऑक्सीजन डिमांड कम तो आपका ब्लड फ्लो कम, ब्लड फ्लो कम हो जाने की वजह से मीन्स आपका जो हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन का रेट है, वो भी स्लो डाउन हो जाता है। तो ये आपका कैसा चेंज है। अगर कंट्रोल नहीं होता, या हम कहें कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कंट्रोल तो अभी कंट्रोल के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सब जो करा रहा है, ये जो कोऑर्डिनेशन का मास्टरमाइंड है या कहें हेड है, वो कंट्रोलर पॉइंट है या कंट्रोलर है। लेकिन इन सभी ऑर्गन्स में आपको कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल समझ आना चाहिए, आ रहा होगा। अब उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ह्यूमन बॉडी में नेक्स्ट जो आपका कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। सारे बॉडी फंक्शंस को सिंक्रोनाइज्ड फैशन में परफॉर्म कराना, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब समझ रहे हो, 1 by 1, या ये कहें कि एक साथ सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराना। आप इसको किसी इंजन को लेकर देख लो, क्या इंजन में कोई एक एक्टिविटी एक टाइम पे होती है? अभी इंजन में कोई एक पार्ट पहले मूव करता है, उसके बाद कोई और उस एक पार्ट के साथ कोई और पार्ट उसका नहीं मूव करता, कर रहा होता है। बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मूव कर रहे होते हैं, या कहें कि फंक्शनल होते हैं।
उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। और वो ऐसे फंक्शनल होते हैं कि जो एक जरूरी इंटरवल हो, अगर इंटरवल की जरूरत है तो इंटरवल, अगर एक टाइम पे जरूरत है तो एक टाइम पे। जैसे अपन ने बात करा था एक फिजियोलॉजी पे एग्जांपल ले लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ा था, फिर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा था, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन पढ़ा था। तो क्या ये सारे तीनों स्टेप्स जो हैं वो एक के बाद एक होते हैं या वन बाय वन जैसे कह रहे हैं? नहीं, ये सारे के सारे साइमल्टेनियस एक साथ है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी चल रहा होगा, रीअब्जॉर्प्शन भी चल रहा होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी चलता रहता है। दैट इज अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, एक साथ सारे काम चल रहे होते हैं। या और भी एग्जांपल ले लो, क्या सिर्फ इस स्कूल पूरे कैंपस में आपका ही क्लास चल रहा है? नहीं, इसी के साथ साथ बहुत सारी क्लास, वो सिंक्रोनाइज्ड फैशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन कौन से सिस्टम आपकी बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जरूर अब आपके दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। कौन कौन सा? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं केमिकल कंट्रोल। एक चैप्टर है आपका केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, वो आप अलग से, ये पूरा एक चैप्टर ही यही पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम का। ये जो चैप्टर है उसमें हम सिर्फ बात करेंगे इस नर्वस सिस्टम। ये चैप्टर किसके डिटेल में जाना है? नर्वस सिस्टम का। और केमिकल कंट्रोल या हम कहें एंडोक्राइन सिस्टम का जो चैप्टर है वो आपका नेक्स्ट है। ठीक है, उस पर हम आएंगे, तब बात करेंगे। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। ये दोनों सिस्टम आपका एक साथ अगर आपको बोलना है तो एक वर्ड यूज करोगे, क्या? इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। न्यूरल सिस्टम, अब इन दोनों सिस्टम का अपना अपना एक प्लस पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है, दोनों चीजें है ना। फायदा क्या है वो अपन देखेंगे। नर्वस सिस्टम की हम बात करें, प्रोवाइड ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर द क्विक कोऑर्डिनेशन। पहले हम नर्वस सिस्टम को देखो, इधर यहाँ इस बॉडी में अगर आप देखोगे इस पिक्चर में, तो आपका ये ब्रेन वाला पार्ट है, इधर भी ये नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, एंड देन ये स्पाइनल कॉर्ड है। और थ्रू आउट द बॉडी एक नेटवर्क फैला होता है, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर फैला होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। मतलब ये जो नेटवर्क है, ऐसा नहीं है कि इनका कनेक्शन, सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, पूरी बॉडी में एक नेटवर्क जो फैला होता है ना। ये चाहे आपके फोर लिम्ब की बात करें, फेस की, हर एक बॉडी पार्ट में एक एंड टू एंड, मीन्स ऐसा नहीं कि कनेक्शन ब्रेक्ड है, अगर वो कनेक्शन टूट गया तो वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो कनेक्शन मेन पार्ट से, ब्रेन जिसे हम कहते हैं, इधर से कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम हमारा जो है ये फास्ट होता है, फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। आपको क्विक कंट्रोल चाहिए, क्विक कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो उसके लिए आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन अब नेगेटिव पॉइंट देखो, क्योंकि एक नर्वस टिश्यू पूरी बॉडी में स्प्रेडेड है, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि हर सेल तक तो नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि सेल ट्रिलियंस में है और ये एक टिश्यूज तक जा पाता है, सेल तक इनके कहें कि न्यूरॉन्स नहीं पहुंचे होते। अभी मैं वर्ड यूज करूं, नर्वस टिश्यू नहीं पहुंचे होते हैं, इसलिए सेल को कंट्रोल करना एंड कोऑर्डिनेट कराना इज नॉट पॉसिबल बाय द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम से पॉसिबल नहीं है। एक सेल को कंट्रोल करना, सेल के लेवल पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल बाय दिस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम हमारा सेलुलर लेवल पर जाके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रोल नहीं करता। सेलुलर लेवल पे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पॉसिबल है नर्वस सिस्टम से। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। फास्ट है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर सेल को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट नहीं करा सकता। और जैसा कि आपको ये बात पता है कि बॉडी का जो बेसिक यूनिट है दैट इज अ सेल, सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ही ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है। अगर आप सेल को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो जिस लेवल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए उस लेवल का तो नहीं मिलने वाला। बहुत एक्यूरेट कंट्रोल, बहुत एक्यूरेट कोऑर्डिनेशन नहीं मिलने वाला।
इसलिए आपकी बॉडी में दूसरा सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट मान लो, या कहो कि उसके हिसाब से ये जो स्लो है तो क्विक रिस्पॉन्सेज नहीं देता। उसके बाद दूसरा जो इसका सबसे अच्छा, जो वहां पे एज हमने नेगेटिव देखा था, ये सेलुलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेलुलर लेवल तक ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकता है और करता है, क्योंकि ये केमिकल है और केमिकल ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है और ब्लड हर सेल तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये दोनों का फायदा और नुकसान है। ऐसे बॉडी में कुछ आपके सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप कुछ देख रहे हो, है ना, हार्ट है, इधर कुछ आपका ग्लैंड है ना, यहाँ भी कुछ ग्लैंड है, इधर जेनाइटल ऑर्गन गोनेड्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन ग्लैंड्स हैं। यहाँ आपका ब्रेन में भी 2-3 ग्लैंड होता है, इधर नेक वाले रीजन में भी ग्लैंड होते हैं। ये ग्लैंड्स वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसे आप नाम देते हो क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। कितने ग्लैंड के नाम जानते हो आप? शुरू करो ब्रेन से, अभी से याद करना शुरू करो। ब्रेन में सबसे पहला नाम हाइपोथैलेमस, फिर दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ नेक वाले रीजन पे आ जाओगे तो थायराइड ग्लैंड, यहीं पे एक और होता है थायराइड के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड, इधर आ जाओगे हार्ट के पास तो थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इधर आ जाओगे तो आपके पास हो जाता है क्या? पैंक्रियाज। क्या हो जाता है? ये लीवर हो गया, ये सॉरी ये लीवर है, लीवर भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। फिर ये पैंक्रियाज हो गया, इधर हो जाता है गोनेड्स। इनके अलावा भी आपकी किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते थे, किडनी के ऊपर भी 2 ग्लैंड्स हैं, वो जो आपको इधर फ्रंट पे नहीं दिखेगा, बैक साइड पे दिखेगा, तो इधर इसी रीजन में आपका एड्रिनल ग्लैंड भी होता है। तो ऐसे बहुत कई ग्लैंड्स हैं जो आपकी बॉडी में हैं फॉर दिस एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी के सेलुलर लेवल तक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये ध्यान रखना है। सेल टू सेल कंट्रोल, ये सेल के लेवल पर कंट्रोल कर सकता है, ये सेल के लेवल पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इनके सिक्रीशंस को, इस एंडोक्राइन के ग्लैंड के सिक्रीशंस को हम एक नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है? हार्मोन्स। दैट इज द केमिकल। ये क्या है? हार्मोन्स है। जब ये चैप्टर आएगा तब हम इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। अभी हमें फोकस करना है सिर्फ नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, हाँ जरूर, बट ये ध्यान जरूर रखना कि ऐसा नर्वस सिस्टम के साथ ही ये काम कर रहा होता है, या हम कहें तो नर्वस सिस्टम के अंडर ये काम करता है। एनिमल किंगडम का जरा थोड़ा सा आइडिया है? एनिमल्स जितने भी, हम सब एनिमल हैं, क्या सारे एनिमल ऐसे ही हैं, इसी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं? तो आपके दिमाग में आंसर आएगा नहीं। एनिमल्स आपके बहुत सिंपल भी हैं। सिंपल लिखने का मतलब है कि एक सिंगल सेल का भी है, यूनी सेलुलर भी होते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी देखने को मिलेगा, जिसे आप अपने दिमाग में ह्यूमन बीइंग रख सकते हो। दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द एनिमल। इसके बीच एक पूरा सीरीज है, ऐसा नहीं कि एक हम सीधा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं, पूरा एक सीरीज है। हर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स में। सेलुलर लेवल का भी है, टिश्यू लेवल का भी है, टिश्यू सिस्टम लेवल का भी है, फिर ऑर्गन लेवल का भी है, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हर लेवल पर ऑर्गेनिज्म में देखिए, यहाँ पे जैसे आपने नाम सुना होगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब आते हैं। इधर कौन आएगा? अभी थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन आएगा। हाँ, अभी मैं नाम बोल सकता हूँ, आपको जरा थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। पोरीफेरा एक फाइलम है, उनके मेंबर्स आते हैं, जिसे हम स्पंज कहते हैं। नाम आपको शायद सुना होगा, साइकॉन, ये सब आते हैं। इधर उसके और आगे जाओगे, प्लेटीहेल्मिन्स है, एस्केहेल्मिन्स है, उनमें थोड़ा टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन जैसा और स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे बहुत सारे फाइलम हैं, बहुत सारे फाइलम है, जिस वजह से पढ़ना आपको कितना है? 11 पढ़ने होते हैं। उनमें से इस सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आपको पढ़ना है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इनके पास भी है,
टिश्यू से शुरू हो जाता है, सेलुलर लेवल पर आपको और नर्वस सिस्टम नहीं देखने को मिलता, टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। इनमें भी नर्वस सिस्टम है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम का आपको यहीं पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिसका नाम क्या रखोगे? न्यूरॉन। ये स्पेशलाइज्ड है, इनके साथ और भी कुछ सेल्स होते हैं। अब इस न्यूरॉन का जो ये प्रॉपर्टी है, इस पे सवाल बहुत बार बना हुआ है। ये 2-3 वर्ड हैं जो क्या कर सकता है, विच कैन डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब समझ लो, ये एक वर्ड है स्टिमुलस, इसी का प्लूरल वर्ड है। स्टिमुलस क्या होता है? जो भी आपके सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आप स्टडी स्टेट में, जैसे ये मान लो कि आपके सामने जो स्क्रीन है यही कंटेंट हमेशा रहे तो ये स्टडी है, चेंजेस नहीं हो रहा। थोड़ा सा भी इसमें चेंज कर दिया, दैट इज वो चेंज जो भी हो रहा है सराउंडिंग में, इतने से पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ऐसा सराउंडिंग तो चारों तरफ आपका वही है, इसमें जो भी चेंज हो रहा है वो आपके लिए स्टिमुलस है। ये तो हम विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ऐसे टेम्परेचर हो सकता है, ऐसे कोई केमिकल हो सकता है, ऐसे कोई भी फैक्टर हो सकता है, लिविंग फैक्टर भी हो सकता है। जैसे मैं सामने, अभी मैं हूं, अभी सामने कोई और आ जाए, कोई और एनिमल आ जाए, इस क्लास में जितने एनिमल्स हैं इनके अलावा कोई और हो सकता है। कुछ भी चेंज, जो भी लिविंग फैक्टर, सराउंडिंग का जो आपका लिविंग बोलेंगे डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, लिविंग डाइवर्सिटी चेंज हो, दैट इज अ चेंज, वो स्टिमुलस है। फिजिकल फैक्टर्स में भी चेंज हो सकता है। क्या क्या फिजिकल फैक्टर में आता है? आपका टेम्परेचर, लाइट। जैसे आज आप कहोगे क्या कि धूप नहीं है, सनलाइट कम है, क्यों? क्योंकि वो उधर रेज जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ पा रही है, तो ये चेंज है। इसके लिए आपकी बॉडी में ना सेंसेस हैं, इसको सेंस कर सकता, इसको डिटेक्ट कर सकता है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या कर सकता है? इसको डिटेक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ, न्यूरॉन तो डिटेक्ट नहीं करता एक्चुअली, न्यूरॉन मदद करता है। न्यूरॉन को और एक बीच में ऑर्गन आके मदद करता है, जिसे आप बोलते हो सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन तो याद होंगे, कितने सेंसरी ऑर्गन है? अरे भाई 5 तो सबको पता होगा, 5 कौन कौन से? ये बच्चों वाला सवाल है यार, ये तो बचपन से सिखाया गया होगा। अब लाइट को कौन से सेंसरी ऑर्गन से सेंस कर रहे हो? आईज। अब ऐसा कोई मत कह देना कि वो स्किन से सेंस कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर को ये भी समझ रहे हो। कोई आपका खाने का कुछ भी ड्रिंकेबल या ईटेबल प्रोडक्ट है, उसका टेस्ट कैसे पता करोगे? टंग। ऐसे जो आपके सेंसेस हैं, इन सेंस ऑर्गन से आपका लगा हुआ जो नर्वस टिश्यू है वो क्या क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है कि जैसे मान लो कि आपके टंग पे कौन सा केमिकल जा रहा है, वो टंग का नर्वस टिश्यू डिटेक्ट कर सकता है। डिटेक्ट करने के बाद वो एज अ इम्पल्स, एज अ स्टिमुलस रिसीव कर सकता है एंड उसको ट्रांसमिट कर सकता है। ये नर्वस टिश्यू जो टंग तक पहुंचा हुआ है, ट्रांसमिट कहां करेगा? जो मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, दैट इज अ ब्रेन, जहां पे इस स्टिमुलस का, क्या किसका? स्टिमुलस का, जो जिसे हम चेंज वर्ड से कह रहे हैं, इसका क्या हो सकता है? एनालिसिस। क्या होगा? एनालिसिस होगा एंड इसके लिए फिर आपका आएगा क्या? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जैसा भी होना होगा वो आएगा। जैसे एनालिसिस के इसका एक एग्जांपल ले लो, मैंगो जूस आपको दे दिया जाए तो रिस्पॉन्स कैसा आएगा? पीने के बाद अच्छा वाला आएगा। वही करेले का जूस दे दिया जाए तो है अच्छा, इसको हाँ, वो कुछ रेयर केसेस हो सकते हैं, लेकिन आपका जो केमिकल है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मैंगो जूस एंड वो क्या बोलेंगे? करेले का जूस, दोनों का अलग अलग है।
टंग तक जैसे गया उसका सेम वही डिटेक्शन हुआ, रिसीव करके वो सेंड करा गया, ब्रेन उसका एनालिसिस करेगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपकी बॉडी पे देगा। मुंह अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा वो उस पर निर्भर करता है कि आपके टंग के पास क्या जा रहा है। ठीक है, तो इस न्यूरॉन का ये 3 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में प्रिंट होना जाना चाहिए, डिटेक्शन, टू रिसीव द इंपल्स एंड ट्रांसमिट द, अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंपल्स। इंपल्स क्या है वो थोड़ी देर के बाद आपको, या अभी आप कह सकते हो स्टिमुलस। ठीक है, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल टाइप का है, किसमें होगा, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके सामने एक एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन का बस एक नेटवर्क है। हाइड्रा का बॉडी टाइप का नर्वस सिस्टम है जिसे आप क्या बोलोगे, दैट इज द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, या आप बोलोगे नर्व फाइबर्स। और इसी के साथ साथ देखो बेटर ऑर्गेनाइज्ड है इंसेक्ट्स में, यही जो नेटवर्क है न्यूरॉन का, नर्व फाइबर का, यहां पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है। यहां आपको देखने को मिलेगा ब्रेन, और ये एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन से ही बना हुआ है। न्यूरॉन का आपने जब भी कभी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनाया होगा तो आपको 2 हिस्से उसके दिखे होंगे, साइटोन होगा और ऐसे एक्सॉन होगा, बाद में ऐसे आपने एक्सॉन एंडिंग बनाया होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, जहां जहां पे आप ऐसे कुछ डार्क वाला रीजन देख रहे हो, दैट इज द क्लस्टर ऑफ साइटोन। ये क्या है, साइटोन का क्लस्टर है। क्या ये, साइटोन का क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब एक ग्रुप, एक बंच, बहुत सारा साइटोन एक जब इकट्ठा हो जाता है, दैट इज द गैंग्लिया। उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। क्लस्टर ऑफ साइटोन को क्या बोलोगे, गैंग्लिया। और इनका ब्रेन भी गैंग्लिया ही है, कोई बहुत इवॉल्व ब्रेन नहीं है, बहुत ज्यादा डेवलप ब्रेन नहीं है। ये जो बीच में आपको कनेक्शंस दिख रहे हैं, ये होता है इनका ये वाला हिस्सा एक्सॉन, एक्सॉन का बंडल। कई साइटोन का ये क्लस्टर है तो कई एक्सॉन भी होंगे, दैट इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन। तो ये एक्सॉन्स आपस में एक साथ यहाँ पे एक बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड क्लस्टर ऑफ साइटोन प्रेजेंट होता है, दैट इज अ गैंग्लियन। और ये स्ट्रक्चर्स क्या कर सकते हैं, ये जो गैंग्लिया होता है ये 2 काम कर सकता है, एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स दे सकता है। एनालिसिस करके जो इंपल्स वापस या जो रिस्पॉन्स दिलवाने होते हैं उनके बॉडी में, वो कर सकता है ये गैंग्लियन। एक्चुअली साइटोन का हिस्सा एनालिसिस का काम कर सकता है, जो भी स्टिमुलस वो रिसीव कर सकता है। हमारे पास इससे कहीं ज्यादा इवॉल्व है। अब यही हम देखें वर्टिब्रेट्स में, तो 3 एग्जाम्पल से आपको यही समझाने की कोशिश है कि भाई जो नर्वस सिस्टम है ना, वो सिंपलेस्ट भी है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी है। ह्यूमन बीइंग का देखोगे तो आपको 2 हिस्से देखने को मिलते हैं मेन। एक्चुअली ये आपको एक ब्रेन वाला हिस्सा देखने को मिलता है, एंड उससे इंटीग्रेटेड पार्ट ये फाइबर्स देखने को मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये आपका बोला जाता है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये पूरा बहुत सारे न्यूरॉन का एक क्लस्टर है जिसे हम ब्रेन कह देते हैं। और ब्रेन और ये जो आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी न्यूरॉन का एक बंडल है। न्यूरॉन का बंडल है, सिर्फ नर्व फाइबर का नहीं, न्यूरॉन का बंडल है। एंड उसके बाद ये आपका नर्व फाइबर्स इससे अराइज होते हैं, पूरी बॉडी में गया हुआ होता है। अब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों काम कर सकते हैं एनालिसिस का। मेनली एनालिसिस करता है ब्रेन, कुछ एनालिसिस या कुछ आपके एनालाइज करके इंपल्स को रिस्पॉन्स दे देता है स्पाइनल कॉर्ड, कुछ का, सबका नहीं। लेकिन मेन जो कंट्रोलर है वो कौन है, ब्रेन है। इसलिए ब्रेन को कंट्रोलर कहा जाता है, क्योंकि लगभग जितने भी स्टिमुलस, जैसे मैं अभी आप यहाँ पे टच करो तो इसका भी एनालिसिस ब्रेन में ही होगा, और ब्रेन जैसा आपको रिस्पॉन्स देगा वैसे चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे। जैसे नॉर्मल टच किया तो कोई चेंज नहीं, अब इसी को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से करो तो आपका चेंज आएगा। उसके लिए फिर ब्रेन आपको रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि फिर डैमेज होता है। ठीक है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम के बारे में है। आगे एक पॉइंट लिखो। चलो भाई देखो,
ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, जैसा आपने ऊपर लिख भी लिया है। दो हिस्सों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बात करी, दो हिस्से आते हैं। आपका पहला पार्ट कौन सा? ब्रेन, और दूसरा पार्ट कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड। अब इसको पहचान लो। यहां पे, यहां देखो, आपका ये इस पिक्चर में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। सिर्फ ये ब्रेन आपका इस स्कल में प्रेजेंट होगा, और इससे ही एक एक्सटेंशन आउटग्रोथ है जो टेल तक, टेल वाले रीजन तक आता है। ब्रेन यहां पे है, और इसका देखो एक्सटेंशन कहां तक है, ये लाइन का इधर है, यहां तक। इसको बोला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इन दोनों से, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व फाइबर्स, या हम कहेंगे कि बंडल ऑफ न्यूरॉन अराइज होके आपके ऑर्गन्स तक जाता है। ठीक है, जो आपका इधर सीधा ब्रेन से नर्व फाइबर अराइज होके ऑर्गन तक जाता है, इसको बोला जाता है क्रैनियल नर्व। क्या बोलेंगे इसको? क्रैनियल नर्व। और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होके ऑर्गन तक जाती हैं, इसके लिए वर्ड यूज करा जाता है कौन सा? स्पाइनल नर्व। बोलो, ये बात समझ आ गई? क्रैनियल नर्व क्या है? जो ब्रेन से अराइज हो, ब्रेन से आके डायरेक्ट ऑर्गन तक जाए, ब्रेन टू डायरेक्ट ऑर्गन तक जाए। ठीक है, वो क्रैनियल नर्व है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होके ऑर्गन तक जाए, वो आपका क्या है? स्पाइनल नर्व है। पीएनएस हमारा इन्हीं से बना हुआ है। ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस, जो उन सभी नर्व्स इसमें आते हैं जो सीएनएस से एसोसिएशन है। सीएनएस में कौन कौन सा है? ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन से आने वाली नर्व का नाम याद हो गया, क्रैनियल नर्व। अब इनके नंबर भी याद करो। ह्यूमन बीइंग में कितने हैं? 12 पेयर्स। एक क्वेश्चन तो यही बहुत फेमस है, नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व कितने हैं ह्यूमन बीइंग में? 12 पेयर्स, ये याद होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व कितने हैं? 31 पेयर्स। ये दो बातें आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। कितनी नंबर हैं? 12 और पेयर्स में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 31 नर्व फाइबर नहीं, या 12 नर्व फाइबर नहीं, पेयर्स में है, ये ध्यान रखना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स का नाम आपको पता हो गया है। अब आगे चलो, देखो सबसे पहले हम इधर, और जो फर्दर इनका डिवीजन है, पीएनएस को भी दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पीएनएस से जो नर्व फाइबर्स जाते हैं उनके दो टाइप हैं। एक का नाम है अफरेंट फाइबर, दूसरे का नाम है इफरेंट फाइबर। अफरेंट फाइबर ट्रांसमिट करेगा हमेशा नर्व को, कहां से? द अफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम ऑर्गन टू सीएनएस। मतलब आप यहां पे टच कर रहे हो, जो इंपल्स आपके इधर ब्रेन को पता चल रहा है, वो कौन लेके जाता है? अफरेंट नर्व कोई होगा। जो भी नर्व, जिस नर्व से जा रहा है, वो कौन है? अफरेंट नर्व से जाएगा। और इस इंपल्स के लिए, जो भी इस इंपल्स को वो ब्रेन हमारा प्रोसेस करता है। यहाँ पे एक बात रह गई, ये अगर इसको ध्यान से देखो तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन हमारा इंपल्स जिसे कह रहे हैं, जो जा रहा होता है ब्रेन के पास, इस सीएनएस में इसका प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल होता है। दो बातें हैं, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। प्रोसेसिंग के लिए ही आपने वहां पे एक वर्ड लिखा था पहले, एनालिसिस। उसका क्या करना है? सारे इंपल्स का आपका प्रोसेसिंग तो सभी इंपल्स का होता है, लेकिन कुछ इंपल्स के लिए आपको रिस्पांस देना होता है, कुछ के लिए नहीं देना होता है। वो कंट्रोल का पैटर्न काम है। वो आपके इस ब्रेन का कंट्रोल मैकेनिज्म कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप किसी को कोई बात, कोई आपको कोई बात, कोई वर्ड बोलता है, तो होता है कि हम रिस्पॉन्स देते हैं और नहीं भी देते हैं, सुन के इग्नोर कर देते हैं। तो आपके कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो
कितना आपका कंट्रोल है, किस लेवल का कंट्रोल है ना। जैसे अभी आपका कंट्रोल एक थप्पड़ मार दो तो आपका रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वही गांधी जी का कंट्रोल की बात करें तो वो तो कहते थे कि दूसरे भी मारो भाई। एक थप्पड़ अंग्रेज मार, उनका क्या मैसेज था, अंग्रेज अगर एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी दे दो, तो वो कंट्रोल से आएगा। और वही उन्हीं के साथ भगत सिंह थे, वो क्या कहते थे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दोनों का कंट्रोल अलग अलग टाइप का है ना। तो वो किस टाइप से आपका इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग से आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या आपको ब्रेन आपका कह रहा है, इंपल्स क्या दे रहा है, उस पे उसके बाद वो कंट्रोल कैसा होता है, वही आपका बिहेवियर हो जाएगा। अगर कंट्रोल बहुत कम है तो बड़े अनस्टेबल से हो जाओगे, है ना, हमेशा वो रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्स देते रहोगे। और थोड़ा कंट्रोल ठीक हो जाएगा तो आप कुछ इंपॉर्टेंट इंपल्सेस के लिए या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्स दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। ये ऐसा कुछ चेंज होता है, ठीक है। तो सीएनएस का काम ये है आपका क्या करना, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये दो बातें याद रखो। अब अफरेंट नर्व फाइबर देखो आपका क्या है, यहां आपका ये क्या है, कौन सा ऑर्गन है, ये लीवर है। लीवर से इंफॉर्मेशन कहां जा रहा है, ब्रेन के पास। तो किस नर्व फाइबर के थ्रू जा रहा है, ये अफरेंट फाइबर के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, अफरेंट फाइबर के थ्रू जा रहा है। यही सेम बात है जब सीएनएस, ये ऑर्गन हो गया, ये सीएनएस हो गया, जब यही सीएनएस से ऑर्गन तक आए तो वो क्या कहा जाएगा, इफरेंट फाइबर, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। यहां पे लीवर का एग्जांपल क्यों दिखाया गया, वो जब आप, अब तो आपको लीवर पढ़ना ही नहीं होता, नहीं तो आपको पता चल जाता लीवर क्या है। लीवर बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और एक और बात आपको याद रखनी है लीवर के लिए, कॉमन बात है, ऐसे पढ़ना तो नहीं है लेकिन याद तो होना चाहिए, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। इससे बड़ा बॉडी में और कोई ग्लैंड नहीं है। क्या सिक्रीट करता है ये, बाइल जूस। क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। ये कॉमन सी बातें आपको पता होनी चाहिए। बाइल का काम क्या होता है, बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, जैसे पेरिस्टालसिस, हार्ट बीटिंग मैकेनिज्म, ब्रीदिंग रेट, जो आपका ब्रीदिंग है वो भी इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं है। इस पे हमारा विल पावर काम नहीं कर सकता, ठीक है। और बहुत सारे आपके बॉडी के चेंजेस हैं जो वॉलेंट्री हैं, जैसे हाथ पैर चलाना, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये जो हमारे, इधर सुनो, पेरिस्टालसिस को भी ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है किसी नर्व फाइबर के थ्रू, मतलब वहां भी सिग्नल भेजा जा रहा है। क्या सिग्नल ब्रेन से ऑर्गन तक आ रहा है और ऑर्गन से ब्रेन तक जा रहा है, तभी वो पेरिस्टालसिस कंट्रोल हो रहा है। बट उस पे हमारा विल पावर काम नहीं कर रहा है। यही आपके हाथ के मसल्स का भी सेम बात है कि भाई इसको भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, सीएनएस से यहाँ पे इंपल्स आ रहा है, अब किसी इफरेंट फाइबर से और अफरेंट से जा रहा है। इसके बेसिस पर कि ये फाइबर्स कैसे हैं, कि जिसपे आपका विल पावर काम कर रहा है या जिसके आपके ऊपर विल पावर नहीं काम कर रहा है, ऐसा पीएनएस का नर्व फाइबर्स जो जिसपे आपका विल पावर काम करता है, उनको बोला जाता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एसएनएस। ये ऐसे इंपल्स होते हैं सीएनएस से स्केलेटल मसल्स एंड वॉलेंट्री ऑर्गन्स पर इनका इंफॉर्मेशन आता है। स्केलेटल मसल्स स्केलेटन सिस्टम से जो कनेक्टेड है, मतलब आपके बोन से कनेक्टेड है। अभी एक आगे वाला चैप्टर यही है, इस पूरे स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आपका स्केलेटन सिस्टम बिना मसल्स के काम तो कर नहीं सकता, ठीक है भाई। हड्डियां चलेंगी क्या, नहीं, उनको मूवमेंट कौन देता है, मसल्स देती। उन मसल्स को जो सिग्नल भेजा जाएगा वो आपका कहा जाएगा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का काम है। भेजा सीएनएस टू उस स्केलेटल मसल एंड ऑर्गन, वॉलेंट्री ऑर्गन तक, एंड वॉलेंट्री एंड स्केलेटल मसल से इंपल्स ब्रेन तक जाने वाला भी वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट होगा, एसएनएस का पार्ट होगा। और दूसरा जो हिस्सा होता है पीएनएस का, जिसपे हमारा विल पावर नहीं काम करता, ट्रांसमिट इंपल्सेस सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी।
स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स को बोला जाता है, जैसे मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है आपका, इधर आपका डायफ्राम का मसल है, इधर यूरिनरी ब्लैडर का मसल यूरोथीलियम पढ़ा था, ये सारे स्मूथ मसल्स हैं। इतना तो पढ़ा ही था, ठीक है। तो इन सब पे जो आपका कंट्रोल है पीएनएस का, वो कहा जाएगा एएनएस, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, एएनएस है, ठीक है। इस एएनएस को भी दो हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही बात आपको समझना है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों को देखो, इधर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इधर ही होता है, और सबसे ज्यादा बॉडी जब भी इमरजेंसी की कंडीशन में जाएगी तब आपका काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज अ पार्ट ऑफ एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। इमरजेंसी की कंडीशन में जो भी चेंजेस बॉडी में कराने होते हैं वो करवाता है। प्रिपेयर अस फॉर स्ट्रेसफुल कंडीशन, इमरजेंसी का मतलब यही होता है, स्ट्रेस आना। स्ट्रेसफुल कंडीशन का एक एग्जांपल ले लो और उससे ही आपको समझ आ जाएगा। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारी एक्टिविटीज बढ़ेंगी, कुछ स्लो डाउन भी होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन कब हो जाता है? इमरजेंसी के सिचुएशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी स्लो डाउन हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्लो डाउन हो जाता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। जिस टाइम पे जी रहे हो वो बड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ये सबको पता है, क्योंकि आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है उस चक्कर में, या हम कहें कि डाइवर्जन ज़्यादा है इस चक्कर में, आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बेसिक नीड्स सबकी पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप में समझ है तो आप बड़े हैप्पीली जियोगे, अगर आप में समझ नहीं है तो कितना भी कुछ क्यों ना हो फिर भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही रहोगे, क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिचुएशन, कोई भी सराउंडिंग एक टाइम के बाद आपको बोर कर देगा। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। कोई हो सकता है कि कोई कमरा आपको कुछ दिनों तक अच्छा लगे, हो सकता है कि कोई कमरा कुछ मिनट के लिए अच्छा लगे, ये भी हो सकता है। कोई सीन हो सकता है कि सालों साल देखने का मन करे, कोई सीन हो सकता है कि एक दो बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन ही ना हो। ये डिपेंड करता है कि वो सराउंडिंग क्या है और आपकी साइकी कैसी है। तो आज का जो ये सिचुएशन है वो बड़ा स्ट्रेसफुल है, ये बात सबको पता है। और आप 12th में आओगे तो ये पहला ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में रहे। जब वो नॉर्मल कंडीशन में आता है तब आपका वो लाने का, नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ, जब आप नॉर्मल तरीके से जी रहे होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। जब आप रिलैक्स करते हैं स्ट्रेस के बाद, तभी यही हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, फिजियोलॉजी को नॉर्मलाइज कराता है। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आप नॉर्मल रखोगे खुद को, उतना ही ठीक ठीक फिजियोलॉजी आपकी चलेगी, ठीक है। तो आपको क्या रखना है वो आप डिसाइड कर लो कि ज्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम कराना है कि पैरासिम्पैथेटिक को काम कराना है।